अच्छा बच्चों, जय माता दी, नमस्ते। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको कोण के विषय में बताया था। हम आज आपको त्रिकोणमिति में ले चल रहे हैं, स्पष्ट सीधे। त्रिकोणमिति को हल करने के लिए हमें पहले गुणनखंड का ज्ञान होना चाहिए और गुणनखंड के बच्चों सूत्र याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको गुणनखंड के उन सूत्रों को बता रहे हैं जिनका प्रयोग हमें जब तक पढ़ना है तब तक करना है, और आप यदि वो याद रखोगे तो त्रिकोणमिति में जहां हम प्रयोग करेंगे तुरंत आपको आ जाएगा। तो पहले गुणनखंड के सूत्रों को देखिए। सर्वप्रथम सूत्र है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आप सभी जानते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सूत्र सभी बच्चे जानते होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होता है, यानी इधर से भी याद हो इधर से भी याद हो। फिर दूसरा है बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमें आवश्यकता यह पड़ जाए कि हमें इसे योगफल के रूप में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए और बी के वर्गों का योग है, और हमें आवश्यकता पड़ जाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है। क्या लिख दोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद रखना, विशेष सूत्र है, त्रिकोणमिति में भी इसका प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी बच्चे जानते होंगे। तो आप ये भी याद रखना, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, परंतु अगर कुछ बच्चों से पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं लिखा हुआ है तो कितने के बराबर है, तो बच्चे नहीं बता पाते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बोल पाते। तो हमें ध्यान रखना है, ये कब देखो सूत्र लगेगा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना यदि लिखा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद अगला नंबर आते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच्चों सभी लोग जानते होंगे। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये दो पदों के अंतर का होल स्क्वायर है। यदि हमें इसे दो पदों के योगफल के वर्ग के रूप में व्यक्त करना हो, देखिए दो पदों के अंतर का होल स्क्वायर है ये, और हमें लाना हो इसके स्थान पर दो पदों के योगफल का होल स्क्वायर, तब आप क्या करोगे? तब हम सीधे सीधे ये सूत्र आपको बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। जब हमें आवश्यकता पड़ जाए, कहीं दो पदों का अंतर दिया हो और हमें उन्हीं दोनों पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई यहां भी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, परंतु यहां हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें ऐसी जगह आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद आप जानते हो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, यह होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर है इसका। और जब हम इसके सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चों तो ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो आपको ये दोनों याद रखने, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। फिर छठवां आता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए प्लस बी इसके फैक्टर होते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये रूप भी होता है इसका ए माइनस बी, ठीक है। हम जब फैक्टर का रूप होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग इसका करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। ये सब बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं सूत्र, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद अब आप जानते हो अगला सूत्र, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस 3ab, नहीं सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्रसार रूप में प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका प्रसार है बच्चों, और ये इसका फार्मूला आया इसी से है, इसका अंदर गुणा कर दो आप ये जान जाओगे।
फिर इसके बाद इसको हम बताएंगे भी, जैसे आप पावर 4 होती तो एक आपके चैप्टर है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हम इनकी प्रसार आपको बताएंगे, तो हमको यही क्रम मिलेंगे इनके। फिर इसके बाद 8वां देखिए, 8वां है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है। अगर हमें इसका प्रसार करना पड़े तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये इसका प्रसार हुआ। बच्चों ये सूत्र देखिए कितने हो गए, 8। ये आप लोगों ने लगभग पढ़े होंगे। अब अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अगला सूत्र है a क्यूब, नवा सूत्र है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है बच्चों। ठीक है, इसको आप कम लोग जानते होंगे। ठीक है, अब ये अब नहीं है, पहले पिछली कक्षाओं में था, लेकिन अब ये नहीं है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं, जब 3 संख्याएं घन में हों, अर्थात उनके घनमूल ज्ञात किए जा सके, पूर्ण घन हो, और उन तीनों के पूर्ण घन के गुणनफल का तिगुना उसी में घटा हो। देखिए ये पूर्ण घन है और इन तीनों के घनमूल के गुणनफल का, देखिए इनके घनमूल a क्यूब का घनमूल a होगा, b क्यूब का घनमूल b होगा, c क्यूब का घनमूल c होगा। तो इनके घनमूल के गुणनफल का तिगुना देखिए इसी में घटा है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज इसी में और ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है बच्चों, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। आप इसी से समझ सकते हो, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप समझ सकते हो। a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर हमने यहां शून्य रख दिया, जब शून्य रख दोगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा और ऋण 3abc इधर पहुंच जाएगा, का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वही इसी से ये सूत्र बना है। फिर इसके बाद आप ये देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है बच्चों, इसका भी प्रयोग हमें करना पड़ता है कहीं कहीं। तो इतने आपको गुणनखंड के सूत्र हर बच्चे को आना चाहिए, तब आपको त्रिकोणमिति करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद हम त्रिकोणमिति में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं, ये एक जगह लिख लेना, कंठस्थ करना इनको। अब हम त्रिकोणमिति में प्रवेश कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में बच्चों आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, आप लोगों से पूछा जाता था कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देते थे, आप क्या जवाब देते थे, आप जवाब देते थे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, यही तो। लेकिन आपको यह जवाब नहीं देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए कि 2 मूल त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और दोनों मूल त्रिकोणमिति अनुपात से मिलकर एक अन्य त्रिकोणमिति अनुपात tan बनता है, और इन तीनों के व्युत्क्रम 3 होते हैं, तो कुल मिलाकर तब 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात सर्वप्रथम परिभाषित कहां से हुए, पहले ये जान लीजिए आप। तो त्रिकोणमिति अनुपात सर्वप्रथम परिभाषित हुए समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से परिभाषित हुए। समकोण त्रिभुज से क्यों परिभाषित हुए, क्योंकि आप जानते हो x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज से परिभाषित हुए। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात और इस अक्षों से क्या संबंध है बच्चों, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। हमें पता है किसी भी बिंदु के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात कहां लगे होते हैं, कोणों में लगे होते हैं। ठीक है, और किसी बिंदु के सापेक्ष कोई प्रकाश किरण जब परिक्रमण करती है तो जितना परिक्रमण में विस्थापन होता है उसे ही कोण कहते हैं। तो देखिए ये विस्थापन हुआ, तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज से, तो समकोण त्रिभुज के विषय में आप जानते हो, समकोण त्रिभुज में बच्चों कितनी भुजाएं होती हैं, तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अतः आप ये भी कहोगे कि समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होंगी।
जब प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होती हैं। बिल्कुल सत्य है। अब बताइए उन त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम क्या होते हैं? आप ये क्या बता सकते हो कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम क्या होते हैं? तो बच्चे आप लोग बिल्कुल सब बहुत अच्छे बच्चे हो, सरल है, आप जानते हो, ये तो सभी को आता है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं लंब, आधार, कर्ण। सभी लोग आप जानते हो समकोण त्रिभुज ये हुआ, आप अच्छी तरीके जानते हो। ये हुआ हमारा कर्ण, ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। आप यही कहोगे, कहोगे ना? लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। तुम कहोगे ये कर्ण है तो हम मान लेंगे कर्ण है ये, लेकिन आप यदि इसे लंब कहोगे तो हम इसे आधार कह देंगे, और यदि आप इसे आधार कहोगे तो हम लंब कहेंगे। बात में समझ रहे हो ना? हम कह रहे हैं यदि आप इसे लंब कहोगे तो हम इसको आधार कह देंगे, और यदि आप इसे आधार कहोगे तो हम लंब कह देंगे। क्यों? क्योंकि, और सही दोनों लोग होंगे, हम भी सही हैं आप भी सही हो, ऐसे ये भी लंब आधार हो सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए परिभाषा इनकी हम आपको बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज के कर्ण की परिभाषा क्या होती है आप सभी जानते होंगे। 90 अंश के सामने, 90 अंश के कोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण सदैव स्थायी होता है। देखिए 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है, यह सदैव स्थायी होगा। ये दोनों बदलते रहते हैं। लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं? तो कोण के सामने की भुजा, जैसे मान लीजिए ये कोण है, ये कोण अगर हमने थीटा मान दिया तो इसके जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, और जिस भुजा में कोण बना है वो आधार होगी, अर्थात थीटा कोण के लिए ये लंब होगा और थीटा कोण के लिए ये आधार होगा। और अगर हम ये कोण अल्फा मान दें तो देखिए इस अल्फा कोण के लिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है? इस प्रकार से लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं। फिर इनकी तीनों की भुजाओं में संबंध क्या है? अगर मान लीजिए कहीं आपको लंब पता है, आधार पता है, तो आप कर्ण कैसे निकालते हो? तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को बच्चों हम के से दर्शा दें तो के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते हो आप। जहां के का अर्थ कर्ण है, यल का अर्थ लंब है, ए का अर्थ आधार है। ठीक है? तो देखिए ये आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय। जब हमें कहीं लंब और आधार पता हो, कर्ण ज्ञात करना हो, तो ये वर्ग हमने यहां हटा दिया, यहां कर्णी लगा दी, कर्ण ज्ञात हुआ। अब अगर हमें कहीं कर्ण पता है और आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, तो आप कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लगा दोगे। अगर हमें कहीं आधार ज्ञात करना हो, कर्ण और लंब पता हो, तो इसका प्रयोग कर दोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से इससे हमें 3 फार्मूले प्राप्त हो सकते हैं बेसिक स्तर में। हम जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं बच्चों, एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। अगर आपने मेरे वीडियो पर ध्यान दिया तो आपको त्रिकोणमिति जरूर से जरूर आएगी। ठीक है? केवल आपको ध्यान देना है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध और भुजाओं के नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं सब आप समझ चुके। अब हम त्रिकोणमिति में आ रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सर्वप्रथम 2 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 2 ही होते हैं। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कास थीटा। तो साइन परिभाषित है वाई अक्ष के लिए, अर्थात लंब के लिए। लंब बटे कर्ण होगा थीटा के सापेक्ष, थीटा है इसके सापेक्ष लंब बटे कर्ण होगा एल बटे के। कास थीटा होगा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। ठीक? अब ये दोनों मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इन दोनों के संयोग से एक tan बन जाता है, इनके दोनों के अनुपात से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब और इन तीनों के जो व्युत्क्रम होते हैं, साइन का व्युत्क्रम कासेक होता है, यह होता है कर्ण बटे लंब। कास का व्युत्क्रम सेक होता है बच्चों, यह होता है कर्ण बटे आधार। tan का व्युत्क्रम काट होता है आधार बटे लंब।
ये आपको सभी को आता होगा बच्चों। ये सोच रहे होगे कि ये तो सब हमें आता है, तो बिल्कुल सही है, तुम्हें आता होगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनको शायद आपको ना मालूम हो। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि मूल त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कास कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इस सूत्र के पश्चात देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ये जो दिए गए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, अब आगे क्या है? इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध देख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध। ठीक है, इनके संबंध देखिए, तो साइन का संबंध, साइन का व्युत्क्रम आप जानते होंगे कासेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा, या कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और बच्चों ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में देखिए, इनका गुणा हो जाए तो इनका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कास के लिए देखिए, कास थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? कास थीटा। और बच्चों यदि इनका आपस में गुणा हो जाए, देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि गुणा हो जाए तो क्या आ जाएगा? कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा आता है टैन थीटा। टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 काट थीटा होता है। और काट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 टैन थीटा। और बच्चों इनका गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों क्या आता है? अब टैन थीटा और काट थीटा का मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा का मान यदि आपसे कोई पूछे कि मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बताओ, तो क्या बताओगे? साइन थीटा बटे कास थीटा। और काट थीटा का मान कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब आपसे कहा जाए कि टैन का मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, अर्थात साइन और कास के पदों में, तो यह बोलना है। काट का मान कास, साइन और कास के पदों में, यह बोलना है। और देखिए बच्चों, इस सूत्र देखिए कैसे आपको प्रयोग करना। जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा और हमें आवश्यकता पड़ जाए साइन थीटा को कासेक थीटा में बदलना है, तो आप फौरन लिख दोगे 1 कासेक थीटा। या कहीं कासेक थीटा लिखा है, आवश्यकता पड़ जाए साइन लाने की, तो कासेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख दोगे। उसी प्रकार से इनके प्रयोग करने। तो बच्चों ये जो हमने आपको फार्मूले आज बताए, इनको अच्छी तरीके कंठस्थ कर लेना। कुछ बच्चों को याद भी होंगे, ऐसा नहीं है ना याद हो, लेकिन सभी बच्चों को याद नहीं होंगे, इसलिए हम आपको बिल्कुल आधार से लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारा सब्सक्राइबर बढ़वाना, कमेंट करना, लाइक करना, कोई कमियां हो हमें अवश्य बताना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो बच्चों, कमेंट करके क्वेश्चन लिख देना, बुक का नाम लिख देना। हम प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन ढूंढ करके हम आपको अवश्य बताएं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।